नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत स्वागत है। किसान ऑफ इंडिया एक ऐसा मंच है जो किसानों से रूबरू होता है, किसानों को ऐसे किसानों से जोड़ता है जिन्होंने कुछ इनोवेशन किया हो, जिन्होंने अपनी पद से हटकर कुछ अलग कार्य किया हो खेती में, खेती-बाड़ी में, चाहे वो आप कह सकते हैं तकनीक के तौर पे किया हो, हम उनसे उनको रूबरू कराते हैं, उनकी कहानी उन तक पहुँचाते हैं, दूसरे किसानों तक उनकी कहानी पहुँचाते हैं, ताकि जो किसान है वो समझ सके कि किस तरीके से खेती में और खेती-बाड़ी में वो अलग-अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग के साथ-साथ वो अपनी खेती को मुनाफ़े का सौदा भी बना सकते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा विनीत चौहान से जो बागपत से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत चौहान जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। सर हम बड़े अच्छे हैं। आप कैसे हैं? जी, मैं बहुत सही हूँ विनीत जी। दूसरे जो हमारे साथ जो सहयोगी हैं मेरे वो जुड़े हुए हैं परमिंदर मोहन जी। परमिंदर मोहन जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, जी, नमस्कार। हमारे साथ एक और जो हम कह सकते हैं किसान जुड़े हुए हैं वो है मनोज जी गाजीपुर से। मनोज जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार, ठीक हूँ मैं। जी, तो आज हमारे साथ जो यूपी से जुड़े हुए जो ये हमारे किसान भाई हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं और परमिंदर जी आपसे आपके पास चलते हैं सीधा और चर्चा की शुरुआत सीधा आपसे करते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसानों की क्या हालत है और किसान क्या सोच रहे हैं आजकल? उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के समय तो किसान जो है वो आप ये कहें कि राजनीतिक दलों के लिए बिल्कुल भगवान जैसे हो जाते हैं। तो आप अभी आपने देखा होगा कि ऐन चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया बिना किसी शर्त के। और गन्ना मूल्य भी 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। वादे अभी जो हो रहे हैं उसमें हर पार्टी कोई भी हो, बीजेपी की बात करें तो उसने भी कहा है कि निजी नलकूप जो है उनकी बिजली दरें आधी कर देंगे। और किसान सम्मान निधि की जहां तक बात करें तो किसान सम्मान निधि का लाभ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा संख्या जो है उसमें है। तो इन चीजों को लेकर के बीजेपी ये बढ़ रही है। तो समाजवादी पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि किसान आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए थे उन किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपए देगी, स्मारक बनवाएगी, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त बिजली। और एक और समस्या जो आवारा पशुओं की है तो उसका भी समाधान करने का वादा किया है। कांग्रेस ने भी कहा है कि किसानों का पूरा कर्ज माफ कर देंगे। बकाया हर पार्टी जो है वो किसानों से जो वादे कर रही है चुनाव के समय में, और बीजेपी की सरकार रही है तो बीजेपी जो उपलब्धियां बता रही है, तो अभी के समय में अगर कहें कि किसानों के लिए ऐसा लग रहा है कि सारी पार्टियां जो हैं वो चिंतित भी हैं और किसानों को अपनी ओर जोड़ने की जो कोशिश होती है, जो राजनीतिक कोशिश होती है, वो कर रही है पुरजोर तरीके से। लेकिन किसान क्या चाहते हैं और किसानों की स्थिति क्या है, तो विनीत जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल जाहिर है कि जो किसान हैं उन्हें ही खेती किसानी की मुश्किलों का भी हमसे ज्यादा अनुभव है। हम लोग तो एक माध्यम है जो एक जगह के किसान से, एक इलाके के किसान से बात करके दूसरे इलाके के किसानों के सामने लाते हैं। कोई भी, चाहे वो खेती में नए प्रयोगों की बात हो, कृषि तकनीक की बात हो, फसलों की बात हो, फसलों में लगने वाली बीमारियों की बात हो, तो इसलिए हम लोग बात करते रहते हैं लगातार और सीधे किसानों से बात करते रहते हैं ताकि उनकी बात, उनका अनुभव ज्यादा बेहतर है, ज्यादा जमीनी है और दूसरे किसान उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझते भी हैं। तो विनीत जी बताएंगे कि आखिर किसान क्या चाहते हैं। पार्टियां तो जो चाह रही हैं, जो चुनावी वादा कर रही हैं, वो आपने सुना ही होगा, आप उत्तर प्रदेश के ही हैं, आपके इलाके में भी है। तो किसान क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से, आप क्या चाहते हैं चुनाव से, किसानों के लिए क्या मुद्दे हैं और क्या होना चाहिए?
सर देखिए, जैसे मैं अगर अपने वेस्ट यूपी की बात करता हूँ तो हमारा वेस्ट यूपी गन्ना बेल्ट के रूप में प्रसिद्ध है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे धान और गेहूं ज्यादा होता है। तो क्या होता है, कई अब अगर हम अपनी इस परंपरागत खेती पे रहेंगे, अगर धान गेहूं और एक ही बोते रहेंगे तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं बदल सकते। तो अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, और सरकारों को भी ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, किसान को जागरूक करना पड़ेगा सरकारी संस्थाओं के द्वारा, कि आप सिर्फ गेहूं, गन्ना और धान पे डिपेंड मत रहो। जैसे हम बागवानी का ऑप्शन अपना सकते हैं। बागवानी अच्छा ऑप्शन है। और खेती के साथ साथ मतलब कि छोटे छोटे स्वरोजगार किसान अपना सकता है। उसके लिए सरकार मतलब किसानों को प्रोत्साहित करे स्वरोजगार के लिए। छोटे छोटे घर पे रह के वो कोई भी घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग कर सकते हैं, तो जिससे कि उसकी जो आर्थिक स्थिति में सुधार होए। अभी सर जैसे मैं अपना उदाहरण बताता हूँ, मैंने खुद ही बाग लगाया है। हम भी परंपरागत अपनी वही खेती कर रहे थे, गेहूं और धान। उन खेतों में गेहूं और धान धान बो रहे थे। अब मैंने हटके उसमें बागवानी की है। तो इस टाइप से मतलब कि सरकार को योजनाएं बनानी पड़ेगी। कई बार किसान इस स्थिति में नहीं होता कि वो क्या नाम है, अपने बजट से बागवानी या कुछ अलग हटके कर सके। तो सरकार ऐसी योजनाएं बनाए और उसे धन उपलब्ध कराएं कि वो बागवानी या इस टाइप में कुछ कर सके। जैसे सर आजकल बहुत से किसान पंजाब साइड में कर रहे हैं, सीप की खेती कर रहे हैं, मोती की खेती कर रहे हैं। जैसे छोटी छोटी गौशालाएं बना के कुछ गाय रख के उनसे मतलब कि गो आधारित उत्पाद बना रहे हैं वो। तो इस टाइप से मतलब कि हमारी सरकार को योजनाएं बनानी पड़ेगी सरकारी स्तर पे। किसानों को जागरूक करना पड़ेगा, जिससे कि मतलब वो उस टाइप के रोजगार शुरू कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके। तो सर यह ये हम आपने मतलब जी जी, सरकार बोलिए बोलिए हम बोलिए। सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि जी अपने अपनी योजना इस प्रकार से बनाएं कि किसान को किसी प्रकार की आर्थिक दिक्कत ना आए। सर सबसे बड़ा मुद्दा किसान के पास ये होता है कि जैसे उसने सपोज करो अभी हमारा गेहूं बोआ हुआ है, गेहूं काटेंगे, गेहूं के बाद किसान के पास सिर्फ इतना बचता है कि वो अपने घर में खाने के लिए गेहूं रख ले और बाकी को बेच के वो अगली फसल में लगा देता है। यानी किसान के पास इतना नहीं बचता कि वो कुछ ना कुछ नया कर सके। तो इनोवेटिव तो चलो किसान सोच सकता है, इनोवेटिव तो सोच सकता है, पर इनोवेटिव सोचने के लिए उसे मनी की भी जरूरत होती है। तो विनीत जी, आपने अभी कितने मतलब आपकी कितनी जमीन होगी? सर एक्चुअल में मेरे पापा के पास जो अपनी जमीन है वो 14 बीघे जमीन है। जी जी। तो 14 बीघे में और से लगभग 7 बीघे में मैंने बागवानी कर लिया है। मतलब 3.5 बीघा में तो मैंने फरवरी 19 में बाग लगाया था। और अब की बारी सितंबर अक्टूबर में 3.5 बीघे में और बाग लगाया। अच्छा, वो बाग में मतलब किस आम का या सब मिला करके कैसा बागवानी सर किस तरह की है? एक्चुअल में मैं जिस जिले से आता हूँ बागपत जिला, तो बागपत जिला भट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आम का बाग तो यहाँ नहीं हो सकता। अ, जी। आम का बाग होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारे भट्टे लगे हुए थे और अभी कई सारे भट्टे हैं। तो मैंने अमरूद और नींबू लगाया हुआ है। और साथ में मतलब कि एक सोच हो रही है मेरी, मतलब कि मैंने उसमें जैसे चीकू, बादाम, कटहल, आड़ू, आलू बुखारा, सेब, मतलब दो दो तीन तीन पेड़ ऐसे मैंने वो भी लगाए हुए हैं, क्योंकि किसान की फैमिली को भी तो पोषण चाहिए। किसान को बिल्कुल तो मैं इसलिए वो पेड़ लगाया है कि हमारी फैमिली को हर टाइप का फल अवेलेबल हो सके। क्योंकि किसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है सर कि वो बाजार से जैसे कि हम शहरों में देखते हैं, वहाँ पे तो उन जिनकी अच्छी नौकरी है एमएनसी कंपनी में, या अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, या अपना बिजनेस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो तो डेली अपने घर में फल ला सकते हैं।
पर किसान के लिए सर ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो प्रतिदिन अपने घर में फल लेकर आ पाए। तो मतलब कि किसानों को भी ये पहल करनी पड़ेगी कि अपने खेतों में एक एक दो दो पेड़ हर फ्रूट का लगाए, जिससे कि उसके बच्चों को भी एक न्यूट्रिशन मिल सके, तो अच्छी डाइट उनके बच्चों को मिल सके। आपने बहुत अच्छी बात कही अभी विनीत जी। आप अभी हम लोग बातचीत जारी रखेंगे, तब तक मनोज जी से जब बात करना चाहते हैं। मनोज जी गाजीपुर के हैं, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बताया, और मनोज जी गाजीपुर यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो पूर्वांचल का इलाका है, वहाँ के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो मनोज जी एक चीज बताएं कि अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर के हमने खबरें देखी, पूरे देश ने देखी कि पूर्वांचल एक्सप्रेस से पूर्वांचल के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ के किसानों को एक्सपोजर नहीं मिला है अभी तक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश की खेती किसानी को एक पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो वो जमीनी स्थिति क्या है जो पूर्वांचल के किसानों को आज भी देश के दूसरे हिस्से के किसानों की तुलना में कहीं पीछे मतलब कि धकेल रही है? वो स्थितियां क्या हैं और ये बदल क्यों नहीं पा रही है? जी जी जी, मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, ट्रेन की सुविधा हो, शीतगृह हो, सरकार ने इस तरह की सुविधाएं तो दे दी, लेकिन जो किसान आज जमीन पर जिस परेशानी से जूझ रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। ये हमारा जो जिला है गाजीपुर, ये सब्जियों की खेती के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। यहाँ की सब्जी जो है दूर दूर तक जाती है, बनारस तक जाती है, इलाहाबाद तक जाती है, और बिहार तक भी सप्लाई होती है, गोरखपुर तक जाती है। तो आजकल जो है यहाँ पे हमारे जिले में, पूरे जिले भर और आसपास के जिलों में भी किसान आजकल इतनी सर्दी में खेतों में रखवाली करने के लिए मजबूर है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि खेत में लगी हुई फसल को, सब्जियों को जो आवारा जो पशु हैं ये खा जा रहे हैं। और इसके चलते जो किसान जो हैं अपने खेतों में जाली लगा रहे हैं कि पशु जो है कि किसी तरह से उसमें घुस न पाए। लेकिन इसके बाद भी आदमी कितना जाली लगाएगा और कितने बड़े खेत में कहाँ तक लगाएगा? वो कोई फाड़ देता है, कुछ कहीं से पशु ही मार के तोड़ देता है, तो रात भर में जो है वो अच्छी खासी फसल को चर जा रहे हैं। तो जब फसल होगी ही नहीं, या जो लगी हुई फसल खराब हो जाएगी, तो उसको कौन से एक्सप्रेस वे से ले जाइएगा, कौन सी ट्रेन में ले जाइएगा, और कौन से शीतगृह में रखिएगा? तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है आवारा पशुओं की। जी जी। और विनीत जी, आवारा पशुओं की समस्या जो है वो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह है या यहाँ थोड़ी कम है? बिल्कुल सर, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ। आवारा पशु की समस्या सिर्फ ऐसा नहीं कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्या या पश्चिमी, ये पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। आवारा पशु की समस्या है जो तो सर इसके लिए वैसे बहुत सारी गौशालाएं भी हमारे यहाँ बनी हैं, गौ संरक्षण केंद्र भी बने हैं, पर फिर भी बहुत बड़े स्तर पे क्या नाम हमारा छोटा गोवंश है जो कि हमारी फसलों को प्राप्त कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैं अपने गांव का ही उदाहरण देता हूँ, हमारे गांव में भी छोटा पशु थे, अभी भी हैं। तो हमने पहल करके जो पंचायती जमीन थी उसमें गौशाला बनवाई, तो हम अधिकारियों से मिले तो गौशाला बन गई। तो मैं मतलब सरकार से यही अपेक्षा करता हूँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि गौवंश पे प्रतिबंध लगाया है, बहुत बहुत अच्छा, स्वागत योग्य है, क्योंकि सारी हम बातें राम और ठीक है कृष्ण आपकी, की। लेकिन क्या उस समस्या से छुटकारा मिल गया आपको? आप जो कह रहे हैं कि आपने पंचायत की जमीन पर बनवा ली, हमारे यहाँ भी गौशाला बनी हुई है, हमारे यहाँ भी पंचायत की जमीन पे व्यवस्थाएं हो रखी है। सर लेकिन बड़ा सर सवाल मैं यह है ना कि क्या आपको खेतों में रखवाली करने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है? जो इतनी भारी जबरदस्त जो है सर्दी पड़ रही है उसमें। हाँ श्रीमान जी, मैं आपकी बात का ही मतलब उत्तर देना चाह रहा हूँ। मतलब आप 2 मिनट सुनिए। तो मतलब कि मैं, जैसे कि मेरी नॉलेज में है, हमारे गांव में भी, आसपास के गांवों में भी बहुत सारी पंचायती जमीन जो दबाई हुई है दबंगों ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाए, कब्जा मुक्त करा के हर गांव में, क्योंकि गौशाला हर गांव में नहीं है अभी। जैसे मेरे गांव में दूसरे गांव वाले छोड़ जाते हैं,
तो हर गांव से जमीन कब्जा मुक्त कराई जाए, गौशाला बनवाई जाए, और जो भी पंचायती जमीन है उन्हें गोचरण भूमि के लिए नहीं छोड़ा नहीं, जाए, आप जो है ना, जिससे कि आप समाधान बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, मैं समस्या बता रहा हूँ। हमारे जो खेत में मटर लगी हुई है, टमाटर लगा हुआ है, गोभी लगी हुई है, पत्ता गोभी लगी हुई है, लहसुन लगा हुआ है, धनिया लगा हुआ है, इन सब खेतों को चर जा रहे हैं। आप जो है समाधान क्या हो सकता है वो बता रहे हैं, मैं समस्या बता रहा हूँ कि आपको भी समस्या है कि नहीं है इसकी। हाँ, समस्या है सर। मैंने वो पहले ही बता दिया था कि समस्या सिर्फ ऐसा नहीं पूरे यूपी या पश्चिम यूपी की है, पूरे उत्तर प्रदेश की है। तो उसके लिए उसके लिए समाधान तो सर करना ही होगा ना, समाधान तो करना होगा। तो समाधान यही है कि और जैसे कि हरियाणा में, मतलब कि जो हमारा गौवंश है हरियाणा में, उन्होंने गौवंश को उपयोगी बनाया है। तो उस टाइप की योजनाएं हमारी सरकारों को भी यहाँ पे बनानी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। तो हाँ, तो एक एक बात निकल कर अभी आई कि आवारा पशुओं की समस्या जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है उसका समाधान निकालने की जरूरत है, चाहे जो भी पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि ये समस्या जो है वो किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। अच्छा, ये सर दूसरी। समस्या जो है ना, पिछले कई सालों से चली आ रही है, आज की ही नहीं है। आज सर्दियों में हम इससे ज्यादा जूझ रहे हैं। गर्मियों में तो चलिए कि लोग बाहर भी सो जाते हैं और देखते रहते हैं, लेकिन सर्दी में तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इससे हम एकदम सब लोग परेशान है। गांव के लोग जो है कि कंबल ओढ़ ओढ़ के और जाके रात भर रखवाली कर रहे हैं, जैसे जैसे मचान डाल के। ये बड़ी सर समस्या है। यहाँ पे मैं अच्छा, दू एक बात जी और कहना विनीत जी। चाहूंगा जी। सर। एक्चुअल में हमारी आदत क्या है कि हम हर चीज को अपने सिस्टम पे और अपनी सरकारों पे लाद देना चाहते हैं। मैं मानता हूँ छोटा गौवंश की समस्या है, पर उस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? हम। गाय का दूध कौन पीते हैं? हम। बछड़े कौन छोड़ते हैं? हम। किसानी तो है सर वो भी। और क्या नाम, जो गाय दूध नहीं देती उसे छोड़ने वाले कौन है? वो भी किसान है। वो भी किसान है। तो ऐसा नहीं कि सारी, हमें सरकार के साथ, सिस्टम के साथ एक समन्वय बना के इस समस्या का समाधान करना होगा। जैसे मेरे गांव की गौशाला चल रही है, ऐसा नहीं कि सरकार से पैसा आ रहा है गौशाला में, आ रहा है 30 रुपए गोवंश आता है। पर आप समझ सकते हैं 30 रुपए गोवंश में मतलब कि नहीं हो सकता सब। उसमें केयर टेकर की सैलरी भी होती है, उसका चारा भी होता है, बिजली का बिल होता है, और जो वहाँ पे गोवंश बीमार होता है उसकी चिकित्सा का भी उसी में सारा कुछ इंक्लूड होता है। तो उसके लिए हमने ट्रस्ट बना के और हम पैसा मतलब कि कलेक्ट करते हैं। तो उससे हमने गल्ले भी रखे हुए हैं, जैसे अपने अपने सिटी में बागपत में, और नवेड़ा से भी एक हमारे भाई है, रविंदर नाम है उनका। वहां से वो क्या नाम कलेक्शन करके लेके आते हैं, तो उससे हम क्या नाम गौशाला का संचालन कर पा रहे हैं अपने गाँव में। तो सर इस स्तर पे मतलब कि मैं सभी किसानों से मतलब कि ये कहना चाहूंगा कि भाई अपने यहाँ पे सब पहल कीजिए, अपने यहाँ पे सब पहल कीजिए और गौशालों को चलाइए। और कहते हैं जो गो गाय होती है ना, वो गाय कृषि का आधार होती है, कृषि की अर्थव्यवस्था का आधार होती है गाय। तो गाय के महत्व को हमें समझना पड़ेगा। जैसे गौशाला वाला या किसानों को भी पहल करनी होगी, जैसा विनीत जी ने बताया, तो ऐसी पहल नहीं देखिए, हो क्यों मैं नहीं बता पा रहा हूँ रही है? इसमें कि गौशाला भी बनी हुई है, और जो किसान हैं वो किसी भी बूढ़ी गाय को अपनी तरफ से नहीं छोड़ते हैं, और कुछ छोड़ने वाले छोड़ते भी हैं। हम लोगों के यहाँ मतलब हमेशा से गाय भैंस ये सब पाले जाते रहे हैं। जब बैलों एक टाइम पे बैल भी रखे जाते थे, अब बैल नहीं रखे जाते हैं क्योंकि ट्रैक्टर से ज्यादातर खेती होती है। तो लेकिन इसके बावजूद जो है ना कि जो गौशालाएं हैं और या फिर जो पशु आश्रय केंद्र जो बनाए गए हैं, वहां पर मतलब इतने इनको पकड़ कर नहीं ले जाया जा पाया है। जो सड़कों पर घूम रहे हैं और उसके बाद में खेतों पर घूम रहे हैं और खेतों को नुकसान कर रहे हैं, वो उनको कोई पकड़ कर ले जाने वाला नहीं है। और जो है कि किसान उसको पकड़ कर कहाँ लेके जाए। तो ये समस्या आ रही है। बाकी गोबर से खाद बनाना और गौमूत्र का तो अभी यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसको कि उसको बेचा जा सके या उसका कुछ बनाया जा सके। लेकिन गाय के जो है या भैंस का जो गोबर है उसका तो हम लोग
जो घूरा बनाता है वहां पर उसको फेंकते हैं, और जो उस खाद में बन जाता है तो उसको हम खेत में डालते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये तो मतलब चलता आ रहा है सदियों से। तो ये है, लेकिन सरकार को मतलब इस पर जो इस समस्या के लिए कुछ ठोस एक प्रयास होना चाहिए। और मेरी किसी सरकार से ये कि नहीं कि ये कर देंगे तो ये आ जाएंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, वो हो जाएगा, आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि इस समस्या से निजात दिलाने का उपाय किया जाना चाहिए। एक आंकड़ा बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर हम किसान परिवारों की बात करें तो 2,38,00,000 परिवार हैं, जिसमें लघु और सीमांत किसान, जो छोटी जोत के जो किसान होते हैं जिनके पास कम जमीन है, उनकी संख्या जो है 2.22 करोड़ के करीब है। वोटर्स की बात अगर करें, सिर्फ किसान वोटर्स की बात करें, तो वो 9,20,00,000 हैं। उत्तर प्रदेश में 9,20,00,000 वोटर्स हैं। और जाहिर सी बात है कि ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर कोई किसान वोट बैंक, जो वोट बैंक की बात राजनीतिक पार्टियां करती हैं, जो जातियों में ये करती हैं, तो किसान तो जाति से कहीं ऊपर, जय जवान जय किसान की जब बात हम करते हैं तो ये तो जाति धर्म से ऊपर है। सब में एक जैसी समस्याएं हैं, एक जैसी खेती है, एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो एक अलग वर्ग ही है। तो जिस राज्य में 9,20,00,000 वोटर हो, उस राज्य में किसानों को छोटी छोटी समस्याओं से इतने लंबे समय तक जूझना पड़ रहा है, तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि चुनाव के समय जो अभी कोई भी पार्टी हो, मैं लगातार देखता रहता हूँ, समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कर्ज माफी कर देंगे, कर्ज माफी जो है वो अब तो सारी पार्टियां ही कर रही हैं। अभी बीजेपी ने भी कर्ज माफी की बात की थी, बल्कि उत्तर प्रदेश में हुआ भी था। आप भी इस बार चुनाव में है, उन्होंने भी कहा है, आरएलडी को भी कहते हुए सुना है। तो मुद्दे वही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पश्चिमी की बात करते हैं, गन्ना कीमतों का भुगतान, गन्ना कीमतों में मूल्य वृद्धि, वही मुद्दे हैं। अभी आप ही लोगों ने बताया कि ये जो आज की समस्या नहीं है, ये आवारा पशुओं वाली समस्या जो है वो वर्षों से चली ही आ रही है। इसके भी जो है वो अभी तक जो कोई समाधान नहीं है। आज भी हम लोग समाधान पर ही बात कर रहे हैं इस वक्त भी। तो आखिर किसानों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान निकल क्यों नहीं रहा है? जब सारी पार्टियां किसानों की शुभचिंतक ही हैं, तो समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा? सरकारें भी उत्तर प्रदेश में अलग अलग दलों की रही है। कांग्रेस तो खैर बहुत सालों से नहीं रही है, लेकिन बाकी पार्टियां, समाजवादी पार्टी की अलग सरकार रही है, बीएसपी की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार अभी भी है। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक ऐसा राज्य, इतनी बड़ी संख्या किसानों की, और फिर भी मुद्दे किसानों के ऐसे जो सुलझ नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसा है क्यों और कैसे सुलझेंगे? जी देखिए, यहाँ पर तो पूर्वांचल में जिस तरह से किसान है ना, ये जिस तरह से पश्चिम में किसानों का संगठन है, किसान संगठित हैं, उस तरह से पूर्वांचल वाले हिस्से में नहीं है। तो यहाँ और पूर्वांचल के किसान थोड़े से मतलब तुलनात्मक रूप से मैं कहूँ तो गरीब भी ज्यादा हैं। हम लोग के खेत कम हैं, कई कई लोगों के, हमारे गांव में तो 1 बीघा से भी कम खेत है। ऐसे कम से कम 20 परिवार है जिनके 1 बीघा से कम खेत है, और कुछ लोग 4 बीघा 5 बीघा। तो सब्जी बेच के थोड़ा बहुत इधर उधर काम करके करते हैं, और जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। तो ये बहुत संगठित लोग नहीं है। जो भी चुनाव के दौरान लोग आते हैं तो इन लोगों को अपना कुछ कुछ फ्री में कुछ दिया, झांसा दिया और वोट ले लिया, और उसके बाद में फिर जो है कि वो भूल जाते हैं। ना तो मतलब किसी तरह का कोई उनको सुविधा मिल पाती है, ना ही किसी तरह का वो उनकी फसल की सही कीमत मिल पाती है। अब छोटे किसान हैं तो वो बहुत ज्यादा उत्पाद होता नहीं है कि जाके वो बड़ी जगह पे ले जाकर बेचें, तो आसपास के क्षेत्र में बेचते हैं तो वहां पर कीमत भी सही नहीं मिल पाती है, और यही सब समस्याएं हैं।
विनीत जी, जी सर। विनीत जी, विनीत जी जुड़े हुए हैं ना? जी सर, जी सर। हाँ, सब्जियों की बात करें तो आपका जो वेस्टर्न यूपी है, वहाँ जो आपने बताया कि मुख्य रूप से गन्ने की खेती होती है, लेकिन अब जो है वो गन्ना से हट करके बागवानी या दूसरी सब्जियों के उत्पादन इन इस तरफ भी किसान जा रहे हैं। आपने खुद भी आधे खेत में अपने बागवानी ही शुरू कर दी है। तो एक बात बताएं कि गन्ना को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा से एक सियासत भी चलती रही है, और गन्ना को की कीमतें, जैसे बकाया भुगतान को लेकर के, कीमतें उचित कीमत नहीं मिल पाने को लेकर के, चीनी मिलों के पास पैसा अटकने, तो इस सब स्थिति की वजह जड़ कहाँ देखते हैं आप? गन्ना किसानों की समस्याएं क्या है, और गन्ना किसानों की स्थिति में बदलाव अब तक क्या आया है? सर देखिए, एक चीज मैं बताता हूँ। जब आपको भी पता है, सब जानते हैं कि जिस चीज की मार्केट में, जो चीज मार्केट में ज्यादा आएगी, जिसकी आवक ज्यादा होगी सर, उस चीज का हमें भाव नहीं मिल पाएगा। अब गन्ना इतने बड़े लेवल पे बोया जाता है, और आप भी देखते होंगे, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे या न्यूज में देखते होंगे, मतलब ये चीन मिलों के पास चीनी के स्टॉक है, उस स्टॉक को वो कहाँ पे ले जाए, कहाँ पे क्लियर करे उस स्टॉक को? जब स्टॉक क्लियर नहीं होगा तो वो मिल पेमेंट कैसे कर पाएंगे? फिर भी जैसे तैसे करके हमारी सरकारें पेमेंट करा रही हैं। क्यों? अगर मैं अपने यहाँ की मिल की बात करूँ तो हमारे यहाँ की मिल का टाइम पे पेमेंट भी हो रहा है। बट समस्या समस्या क्या है कि गन्ना इतने बड़े स्तर पे बोया जा रहा है, उसका क्या करे? एक बार मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि एक बार हमारे यहाँ पे, हमारे तो याद नहीं, हमारे साथ जन्म से पहली बात है वो, कि गन्ना इतने बड़े स्तर पे बोया गया था कि उस गन्ने को घर के बाहर डाल जाते थे, किसी के घर के बाहर, खेत में से छील के लेके आते थे और घर के बाहर डालकर चले जाते थे। ये समस्या आई थी, तो किसान उस समस्या को लेकर, गन्ने की समस्या को लेकर चौधरी चरण सिंह, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनसे दिल्ली में जाके मिले कि चौधरी साहब, हम क्या करें अपने इस गन्ने की समस्या को लेकर, हमारा गन्ना। तो उन्होंने अपनी टोपी उतारी और कहा कि इसमें और बो दो। मतलब मेरी बात समझ रहे हो कि उन्होंने कहा कि इसमें और बो दो। जब आपने सारे खेतों में गन्ना ही बो दिया, सब जगह गन्ना गन्ना, वो बिकेगा कहाँ? एक सोचने वाली बात है। चीज का कंजप्शन भी तो होना चाहिए। जिस चीज को भी हम खेत में बो रहे हैं, जिस फसल को बो रहे हैं, उसका कंजप्शन तो होना चाहिए। तो हमें सरकार को भी इस प्रकार की योजनाएं बनानी होगी, मैं पहले भी कह चुका हूं। और क्या नाम, हमें किसानों को भी एक बात समझनी होगी। अगर सपोज करो मेरे पास 10 बीघे जमीन है, 10 बीघे जमीन में मैं उस जमीन को कई हिस्सों में बांट लूं कि मुझे इतनी जमीन में गन्ना बोना है, इतनी में गेहूं बोना है, इतनी में धान बोना है, इतनी में सब्जियां बोनी है, इतनी में ये फसल बोनी है, इतनी में वो फसल बोनी है। जब हमारी खेती में वर्गीकरण होगा तो उससे क्या नाम, हमें फसल का भाव भी अच्छा मिलेगा, और बाई चांस अगर हमारी एक फसल मंदी रहती है तो हमारी बाकी फसल में अच्छा रेट देके जाए, तो सर हमें अपने खेती में डाइवर्जन करना पड़ेगा। गौरव मंडल, एक बात बताएं, आप हमेशा किसानों से मिलते रहे हैं, तो जो इन्होंने फसल चक्र की बात की और फसल विविधीकरण की बात की, जो डाइवर्जन की बात की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान जो है वो फसल विविधीकरण को अपनाने में इतनी, मतलब बड़ी संख्या में क्यों नहीं सामने आ रहे? बहुत छोटी सी तादाद दिखती है, बाकी यही दिखती है कि गेहूं, गन्ना, धान, इन तीन फसलों पर सबसे ज्यादा निर्भरता है। पारंपरिक फसलें हैं और इनसे जो है वो किसान हटना नहीं चाहते। तो फसल विविधीकरण के बारे में बताएं कि या आखिर किसान क्यों नहीं उसकी ओर शिफ्ट कर रहे हैं? देखिए, जहां तक परमिंदर जी बात है किसानों की जो पारंपरिक खेती छोड़ नहीं पा रहे, उसका जो एक सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि किसान जो है वो एक सेफ साइड रह के अपनी खेती करना चाहता है। यानी वो एक रिस्क नहीं लेना चाहता कि अगर वो गेहूं की खेती कर रहा है
तो वो गेहूं की खेती ही करना चाहता है, क्योंकि अगर वो मान लीजिए गेहूं की खेती छोड़ के या तो सब्जी उगाएगा, कोई दूसरी फसल को चुनेगा या अपने खेत में लगाएगा, तो उसका सबसे बड़ा जो डर ये है कि एक तो किसान बहुत आप कह सकते हैं कि किसान लोन ले लेता है ना। तो उस लोन लेने की वजह से क्या होता है कि वो डरता है कि जो फसल वो चुन रहा है क्या उससे उसको लाभ मिलेगा, क्या उसने जो इतनी सारे जो लोन ले रखे क्या वो चुका पाएगा। इसलिए वो हर बार सेफ साइड रह के चले जाता है कि अगर उसको पता है कि गेहूं की मैं फसल लगाऊंगा तो चाहे मेरे को लाभ नहीं मिल रहा, पर यह है कि मेरी किस्तें निकल जा रही है, मेरा घर थोड़ा बहुत चल पाएगा। लेकिन प्रॉफिट के लिए वो कुछ आगे नहीं आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप देखिए अगर आप जब तक अपने आप अपने आसपास एक जोन बना लेते हैं, जब तक आप उससे बाहर ही नहीं निकलेंगे तो आप कैसे आप वृद्धि कर सकते हैं। और एक बात मैं मनोज जी से जरूर पूछना चाहूंगा, अभी मनोज जी ने थोड़ी देर पहले ये बताया कि पूर्वी जो ये है उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग के एक छोटे छोटे जमीन है जिनके पास 1 बीघा, जी 2 बीघा, 3 बीघा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो किसान वहां के हैं पूर्वांचल के, ये फूड प्रोसेसिंग क्यों नहीं करते? मान लीजिए जो आप सामान उगा रहे हैं, चाहे वो 1 बीघा वाला किसान उगा रहा है, आप उसका फूड प्रोसेस कीजिए, आप अपने ही सामान को प्रोसेस कीजिए, मार्केट में बेचिए। आप जो घी मार्केट में 1000 रुपए का खरीदते हैं वो खुद बनाइए, खुद मार्केट में पहुंचाइए वो सामान। जब किसान अपने ही जो फसल है उसको फूड प्रोसेस करेगा, उसी को ही मार्केट में भेजेगा, तो फसल से दुगने से 3 गुना ज्यादा रेट में उसका सामान बिकेगा वहां पे। अभी बीच में सरसों में काफी जो रेट थे सरसों के वो काफी ज्यादा ऊपर चढ़ गए थे। तो सर जिन मैं किसानों जी जी जिन किसानों ने गौरव जी सरसों मैं की इस बात का जी जी गौरव जी मैं आपकी इस बात का उत्तर देना चाहता हूँ। अभी अभी कुछ साल पहले ही मैं एक न्यूज देख रहा था अपने एक नेशनल न्यूज चैनल पे। ये ये है सर अपना हरियाणा हरियाणा में फरीदाबाद जिला, फरीदाबाद में पलवल पलवल है कोई पलवल या सर जी कुछ जी जगह सर। ऐसे करके, तो वहाँ पे किसानों ने क्या काम करा, किसानों ने अपना एक समूह बनाया। समूह बना के जैसे अपनी जो भी वो फसलें उगाते हैं, सपोज करो धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, या अपने कुछ भी मिर्च मसाले की या कुछ भी मतलब जो फसल उगाते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनमें से कुछ किसान तो वहाँ पे खेत पे अपना काम देखते हैं। कुछ किसान बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, दुकानों पे अपने अपने पॉइंट खोल के बैठे हुए हैं, वहां पे बेच रहे हैं, और कुछ बीच में मार्केटिंग का चैन का काम कर रहे हैं। तो सर हमें किसानों को इसी टाइप से करना पड़ेगा, जो छोटे किसान हैं 1 बीघे वाले, 2 बीघे वाले, 4 बीघे वाले हैं, और मैं मानता हूँ जो 15-20 बीघे तक के वो भी छोटे किसान की श्रेणी में ही आते हैं। तो इन्हें भी हमारे यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा। हम मतलब सरकारों का इंतजार नहीं कर सकते कि सरकार कोई योजना बनाएगी तब हम कुछ करेंगे। अपनी योजनाएं हमें खुद बनानी होगी। तो हमें भी इस टाइप से अपने समूह बनाने होंगे, और इस प्रकार के से समूह बना के बड़े बड़े शहरों में अपने ही जो हमारे पढ़े लिखे समझदार किसान हैं उन्हें पॉइंट खुलवाओ और वहां पे बिठाओ। बीच में जो किसान मतलब जिन्हें खेती क्यारी की अच्छी समझ है, वो खेत में अपनी फसलों को देखें, वहां पे मेहनत करें, और बीच वाले मार्केटिंग का काम करें। तो इससे हमारा क्या है कि जो भी हमारे बीच में जितने भी हमारे कमीशन एजेंट है वो सब खत्म हो जाएंगे, तो उसका सीधा लाभ हमें मिलेगा। तो उसके लिए हमें बहुत ये करना बढ़िया। होगा। जी सर। जी बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं आप, हाँ मनोज जी से सवाल था गौरव का। विनीत जी ने बीच में ठीक जानकारी दी कि ये उदाहरण जो उन्होंने दिया पलवल वाला, कि अगर समूह बना करके और आपस में ये तय कर लें कि कौन कौन क्या करेगा, तो एक साथ ही पूरा गांव मिल करके या वो समूह जो है वो अपनी आय बढ़ा सकता है और उत्पादन से लेकर के प्रोसेसिंग तक का वो काम संभाल सकता है। मनोज जी, ये पूर्वांचल की मिट्टी इस तरह के काम के लिए तैयार है? क्या दिक्कत है वहाँ? नहीं नहीं नहीं, दिक्कत देखिए कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि अब 1.5 बीघा 2 बीघा खेत है, उतने खेत में अब गेहूं भी बोना है, उतने ही खेत में चावल भी बोना है, उतने ही खेत में साग सब्जी बोनी है, जिससे कि हम उससे अपना खुद भी अपना खाए पिए और थोड़ा बहुत बेच भी सके।
नई फसल या फूड प्रोसेसिंग वाली जो बात आप बता रहे हैं, मतलब जो कुछ पढ़े लिखे थोड़ा बहुत हैं या मतलब जागरूक किसान हैं, उन लोग ने शुरू की है, हम लोग भी उसमें कोशिश करते हैं। लेकिन उस चीज में शामिल हो पाना वो सबके लिए आसान नहीं हो पाता है। वो होता ही है कि जो हमारे एरिया की जो युवा पीढ़ी है खासतौर पर, वो आमदनी कम होने की वजह से कोई दिल्ली तो कोई बंबई तो कोई कलकत्ता जा चुका है। और घर पे जो रह गए हैं जो बुजुर्ग किसान, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। वो जब बहुत इन नई चीजों को, नई तकनीकी को अपना नहीं सकते हैं। तो जो हम लोग हैं अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उनकी मदद हो जाए, लेकिन इसके बावजूद जो है कि फिर उनकी एकदम से मतलब कि ए टू जेड जिसको कहेंगे कि पूरा सब काम हम ही कर दें, ऐसा संभव हो नहीं पाता है। तो इस वजह से फिर वो अगर कभी उनसे शुरू करवा भी दें उस तरह के काम, नए तरीके, नई फसल या फूड प्रोसेसिंग या कुछ दो चार लोगों को मिल के कहीं से एक ही फसल बोकर और बेचने का, तो वो एक ही बार की बात हो पाती है, वो हमेशा नहीं कर पाते हैं। तो ये समस्या आती है, व्यवहारिक समस्या इसमें बहुत ज्यादा है। दूसरे अच्छा, की इस तरह के केंद्र देखिए नहीं है कि जहाँ पे जाएं और उनको बेच दें, या मंडी में जाएं तो सीधे जो है कि अच्छा भाव मिल पाए। देखिए मनोज जी, क्या एक है ना, एक सर हाँ मैं गौरव, बताता हूँ। हम ये हम श्रीमान जी जो बात कह रहे हैं, क्या नाम है, मनोज जी। मनोज जी। जी। ऐसा व्यावहारिक रूप से देखने में आता है कि जो हमारा यूथ पढ़ लिख जाता है तो वो मेट्रो सिटीज के लिए प्लान कर जाता है गाँवों से, वो दिल्ली मुंबई कलकत्ता इधर उधर चला जाएगा। और हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर पढ़ा लिखा गाँव से चला जाएगा तो एक इनोवेटिव सोच को गाँव में कौन लेकर आएगा, नई सोच को कौन लेकर आएगा। सर मैं अपना बताता हूँ। मैंने खुद भी एमबीए किया हुआ है। और एमबीए करने के बाद ऐसा नहीं कि मैं मतलब बहुत बड़े जमींदार का बेटा हूँ, कि मेरे पिताजी बहुत बड़े जमींदार हैं उनका बेटा हूँ। 14 बीघे जमीन मेरे पापा के हिस्से में आती है। और मैं भी खेती में आया। ऐसी बात मेरे सामने चैलेंज नहीं आया। जब मैंने बागवानी की शुरुआत की तो घर वालों ने भी नहीं, ये नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फल फल चोरी होगा, पशु पशु नुकसान करेंगे, पक्षी नुकसान करेंगे। चलो मैंने कहा ये सब चैलेंज तो आएंगे, कुछ ना कुछ तो करना है ही। तो मैं यहाँ गांव में ही रुका। आज अगर मैंने बागवानी की शुरुआत की है तो मुझे देखने के बाद मेरे पड़ोस में एक और ने लगा लिया है। और उसके और अभी बहुत सारे लोग मतलब मोटिवेट हो रहे हैं, जानकारी भी लेते हैं मेरे से कि बताइए भाई हम बाग कैसे लगाएं, कब लगाएं, क्या करें। तो किसी ना किसी यूथ को तो मतलब कि पढ़े लिखे को इस चीज की पहल करनी पड़ेगी। अगर वो पहल करेगा तो उसे देखा देखी बहुत सारे लोग पहल करेंगे फिर। तो भैया हमारे जी ये यूथ को भी एक बताइए सोच कि बदलनी पड़ेगी। भैया जी ये बताइए कि आप 14 बीघा खेत वाला बता रहे हैं अपने आप को, तो हमारे यहाँ जिसका 14 बीघा खेत है वो खाली किसान नहीं बल्कि वो जमींदार कहलाता है। 14 बीघा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर 5 बीघा 6 बीघा खेत वाला जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या उनकी है। और बहुत बड़ी संख्या उनकी है जिनका 2 बीघा 1 बीघा खेत है। तो वो लोग कहाँ से बाग लगाएगा, वो लोग कहाँ से जी अपना जी खेती करेगा, वो लोग कहाँ से उसमें गेहूं बोएगा और गन्ना बोएगा। वो तो सीमित रूप से कुछ ही फसल बो सकता है ना, उसी में खाना भी है, उसी में बेचना भी है, उसी में घर परिवार का और सामान खरीदना है। अच्छा, एक जो है बात। वो हाँ, ठीक। नहीं, पूरी हो गई बात मेरी। हाँ हाँ, किसानों के साथ जब हमारी बातचीत होती है तो एक बात साफ उभर कर आई है कि गेहूं और धान, इन दो फसलों पर किसानों की निर्भरता इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों फसलों की खरीद सबसे ज्यादा, सरकारी खरीद जिसकी होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, सबसे ज्यादा सरकारी खरीद इन दो फसलों की ही होती है। तो किसानों को एक तरह से एक गारंटी मिल जाती है कि अगर हम गेहूं लगाएंगे और धान लगाएंगे तो हमारा जो है वो उत्पाद जो है, हमारी फसल जो है वो बिक जाएगी। बाकी फसलों को लेकर के कोई उन्हें पहले से आश्वस्त नहीं रहते। और अभी गौरव जैसा बता रहे थे कि वो पहले से, चूंकि
कई किसान या बहुत बड़ी संख्या में किसान लोन लेकर के खेती करते हैं, तो वो सेफ रहना चाहते हैं। और सेफ रहने में उन्हें लगता है कि जो भी हो, गेहूं और धान उपजाएंगे, सरकार खरीद लेगी और हम जो है बच जाएंगे। तो इस वजह से भी दूसरी फसलों की गेहूं का नहीं बिक्री करना हुआ चाहते। पिछला साल। हम्म। गेहूं का बिक्री हुआ पिछला साल, और उसमें जो है कि किसान और हम लोग सब लोग ले लेके गए और बिक्री केंद्र पर, और वहां पर कभी बिका तो कभी कुछ वो तौलने वाला खराब है, तो कभी वो इप्सास मशीन खराब है, तो कुछ खराब है। कर करके ये लोग बहुत रिकॉर्ड बना दिया खरीदने का, और यहाँ पर जो है कि किसान का गेहूं बिका भी नहीं किया। तो ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है। जी मनोज सरकार। जी, मैं इसका आपको जवाब देना चाहूंगा। मनोज जी, जी आप इस तरीके से भी इस तरीके से भी चल सकते हैं कि मान लीजिए मंडी में उनका नहीं माल बिक रहा है, ठीक है, नहीं बिक रहा गेहूं, ठीक है। आप जी अब आपको समझना पड़ेगा कि जो अब समय है, वो जो समय है वो ऐसा आ चुका है कि लोग अब जो केमिकल से उगी हुई सब्जियां है, चाहे वो कोई भी रासायनिक खाना क्यों ना हो, उसे छोड़ रहे हैं। अब वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अगर आटा लेने जाएंगे तो आपको चक्की से, जो इलेक्ट्रिक वाली चक्की होती है, उससे आटा जो मिलेगा वो 20 रुपए किलो मिलेगा। पर जो ऑर्गेनिक आटा होता है, जो पुरानी विधि से निकाला जाता है, वो अभी भी 50 रुपए का बिकता है। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि किसान जी अगर सर, जी अपनी सर। फसल को बेचने, अगर वो मंडी पे निर्भर है, तो उसकी फसल कैसे बिकेगी? अगर उसकी फसल नहीं बिकी तो उसको नुकसान हो गया। इससे अच्छा है कि वो अपनी फसल को घर पे सर, रखे, ऑर्गेनिक आधी खेती हम फसल को। गाजीपुर में कैसे करें और कहाँ पर बेचें, ये हमको समझ में ही नहीं आता है। हम आपका नंबर लेंगे और आपसे बात करेंगे कि हम गाजीपुर में कहाँ पर बेचें उसको। बिल्कुल, गौरव, देखिए। मनोज, हाँ गौरव, मनोज जी का ये कहना है कि अगर उसको पहले की तरह चक्की से पीस करके तैयार कर लिया किसान परिवारों ने, मान लिया, अब उस आटा को जो चक्की से इन्होंने निकाला है, जिसकी डिमांड बता रहे हैं, उसे वो सेल कहाँ करेंगे? जैसे गाजीपुर में ऐसे ही कौन सी मंडी है या कौन सा मार्केट है जहां से वो ज्यादा रेट में आटा खरीदने के लिए खरीदार इन्हें मिल सके? वो जगह कौन सी होगी? इसके बारे में तो वहां जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कैसे होगा वो? ये सवाल सर उनका जैसे जो। जी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका जवाब एक जवाब मैं आपको बात देता करना हूँ। चाहूंगा। देखिए, आप मंडी भूल जाइए पहले तो, ठीक है, कि आपके पास कोई मंडी है भी। आप ये सोचिए, आपने आटा बना लिया, अब आप मंडी में मत लेके जाइए, ना उसको किसी दुकान पे लेके जाइए। आप शुरू में जो किसान कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि अब लोगों के घर जाइए, ठीक है। जैसे क्या होता है, घर घर जाके प्रोडक्ट देता है ना कोई हमें कि ये ले लो, वो ले लो, ऐसा साबुन ले लो, ये ले लो। तो किसान को लोगों के घर जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि कितना शुद्ध आटा है ये। तो एक चेन बनती चली जाएगी, किसान को चेन बनानी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपने 100 ग्राहक जोड़ लिए, तो आपके वो 100 ग्राहक आपके पक्के हैं वो। तो आप उनसे काफी एक तो मुनाफा भी कमा सकते हैं। जो आप गेहूं मंडी में बेच रहे, उसी गेहूं को 1 किलो को प्रोसेस करके आप 50 रुपए ले सकते हैं। और वही मार्केट में अगर आपको खरीदने जाएंगे तो इससे भी महंगा बिक तो रहा होता है वो 1 किलो गेहूं। गौरव ये गौरव जी, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं वो आप सही कह रहे हैं। जैसे कि सरसों है हमारी, अगर हम सरसों की बात करें, हमारा जो सरसों सरसों का एमएसपी है वो शायद 5,000 या 5,200 कुछ इतना है। और अब की 5200। बार आपने देखा होगा सरसों का तेल मार्केट में 200 रुपए किलो तक बिक गया है। तो आप जो उसमें से निकासी रहती है, मतलब कि सरसों में से जो तेल निकलता है, उसका एवरेज लगा के देखिए, 200 रुपए किलो और 5,200 रुपए क्विंटल सरसों। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कच्ची घानी का कोल्हू लगा सकते हैं। किसान अपने घर पे ही लगा सकता है, बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए, क्योंकि पहले तो बैलों से चलता था वो कच्ची घानी वाला कोल्हू। अब तो सर वो इलेक्ट्रॉनिक मोटर आती है, उसी से चल जाता है, उससे लगा सकते हैं। उसे लगा के कच्ची घानी का जो तेल होता है वो वैसे भी, जो अब ये हॉट प्रेस मशीन होती है हमारी, उससे महंगा बिकता है कच्ची घानी वाला, क्योंकि कोल्ड प्रेस होता है। तो और उसकी जो क्वालिटी की बात करूं मैं, क्वालिटी उसमें और न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत अच्छी होती है। तो वो गाढ़ा भी होता है। तो इसलिए क्या नाम, हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। जैसे हमने सरसों उगाई, तो क्या नाम, किसान अपना कोल्हू लगाए कच्ची घानी वाला, और उस तेल को निकाल के वो खुद मार्केट में बेचें।
क्योंकि जहां तक मैं तेल की बात करूँ, तेल का एक ऐसा इश्यू है कि हर आदमी को एक अच्छा तेल चाहिए है, हर आदमी को। क्योंकि मार्केट में जो जितने भी ज्यादातर तेल आ रहे हैं, या तो वो केमिकल प्रोसेसिंग वाले आ रहे हैं, या फिर वो मिलावटी वाले आ रहे हैं, उनमें पाम ऑयल मिला हुआ है। तो शुद्ध तेल हर किसी को चाहिए, हर हर कोई तेल ढूंढता है। इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, शुरुआत तो करनी पड़ेगी किसान को खुद ही, चाहे वो पूरे गांव का एक अकेला किसान करे। देखिए, समय बदलेगा, वक्त बदलेगा, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत किसानों को जरूर होगी। जब शुरुआती दौर रहता है, चाहे आप छोटा बिजनेस करें बड़ा बिजनेस करें, तो शुरुआती दौरों में मुश्किलें बहुत आती। तो आज की जो हमारे साथ जो दो किसान भाई हमारे साथ जुड़े थे, एक यूपी के दोनों, हम कह सकते हैं छोरों से हमारे साथ जो थे, वो किसान भाई हमारे साथ जुड़े थे। तो समस्याएं दोनों छोर पे अलग अलग थी। दोनों किसानों ने बताई कि हमारे इलाके में क्या समस्या है, उनके इलाके में क्या समस्या है, और किसानों को किस तरीके से अब चलना है, किसानों को किस तरीके से अब इस चुनाव से क्या उम्मीदें हैं, सरकार से क्या चाहती है किसान, और किसान क्या चाहते हैं सरकार से। आज हमारी ये जो बातचीत थी, इसमें कई सारी बातें जो थी वो निकल के आई। किसान क्या चाहता है ये सबको साफ साफ पता लगा, और किसान ने अपनी दिल की बात इस जो हमारा सेशन है, लाइव सेशन है, इसमें रखी है, और ये सरकारों तक भी जरूर पहुंचेगी और लाखों लोगों तक पहुंचेगी जो ये लाइव सेशन देख रहे हैं। तो इसी के साथ हम मनोज जी और विनीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे इस लाइव सेशन में आए और हमसे चर्चा करी, हमसे बातचीत करी, और उत्तर प्रदेश में क्या समस्याएं है, किसान किन हालातों से गुजर रहा है, और किसान क्या चाहता है, इस पे हमारे साथ बैठ के बातचीत करी और चर्चा करी। धन्यवाद आप सभी का। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।